नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में एंड रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान का जो निर्माण हुआ है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड विथ लक्ष्मीकांत। और जैसे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप डी से लेकर के अप टू यूपीएससी और बाकी आप जितने स्टेट पीसीएस में बैठ सकते हैं बैठ जाइए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, अगर आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी को अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी में जो संविधान का निर्माण 12th में हिस्ट्री में दिया हुआ है उसमें आपको आफ्टर 1857 के बाद का एक्ट यानी 1858 का एक्ट भारत शासन अधिनियम से स्टार्ट किया गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि इससे पूर्व जितने भी एक्ट हैं वहां से भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि प्योर आपको लक्ष्मीकांत का निचोड़ इस क्लास में और एकदम बेसिक से चलेंगे। हम राजतंत्र भी आपको समझाएंगे, गणतंत्र के बारे भी समझाएंगे, संवैधानिक राजतंत्र और राजतंत्र के बीच के डिफरेंस को बनाएंगे बताते हुए चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट से पहले आपको यह समझना होगा कि चार्टर होता क्या है, बहुत हर एकदम बेसिक से एकदम, अगर किसी को जीरो में अगर है ना उनको भी यहाँ पे आपको एक एक सवाल यूपीएससी तक मैंने लिखा है ना, जैसे इस प्रकार से कि यूपीएससी के आप खोज खोज के बना रहे होंगे। तो बिना देर किए हुए विलंब किए हुए, एक तो 14 जेपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, एनटीपीसी वगैरह के लिए तो भाई बहुत ऊपर लेवल का ये कंटेंट हो जाएगा, कर लीजिए, अच्छी बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, लिखना मना है यहाँ पे। लिखने के लिए यहाँ मैंने सारा कुछ कर रखा है, हर एक एक पॉइंट को बहुत शानदार वे में, पूरा कंटेंट ही है आपके लिए। मतलब आपको करना कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना, लिखा हुआ सारा चीज है। बस आपको करना क्या है, लेक्चर को कंप्लीट सुनना है, समझना है। क्यों? देखिए, जो ज्ञान स्तर का जो क्वेश्चन आएगा वो नोट से आपके बन जाएंगे, मतलब जो एनटीपीसी रेलवे एसएससी का एग्जाम है। लेकिन अगर जेपीएससी है, बीपीएससी है, अब यूपीएससी है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो क्वेश्चन है यानी समझ स्तर का जो क्वेश्चन है, मान के चलिए यहाँ पे 25% 30% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अब जो है 50 से 60% का क्वेश्चन का वेटेज है। और लास्ट एनालिसिस में जो बहुत पूरा एनालिसिस जिस पे होना चाहिए, स्टेटमेंट आ जाएंगे, उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, यूपीएससी का जो पैटर्न है ये आपको 15 से 20%। तो ये दोनों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को कंप्लीट सुनना है भाई। जैसे कि आपको मैंने आपको हिस्ट्री करवाया भी है, वो आपने खैर देख रखा। खैर उन सब चीजों को अभी छोड़ते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्लियर है भाई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि किसी भी देश में अगर आपको शासन करना है, ठीक है ना, किसी भी देश में अगर शासन करना है तो शासन करने के लिए क्या चाहिए, एक शासक होना चाहिए, है ना भाई। यानी कि अब ये जो शासक है हर अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। कहीं आप इनको सुनेंगे राजा कहा जा रहा है, रानी कहा जा रहा है, या फिर इसमें महारानी भी कह दिया जाता है, महाराजा भी कह दिया जाता है। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के नाम से भी सुना होगा, या फिर बहुत अच्छा सुटेबल कहा जाए शब्द वो है राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है, वो क्या है, राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि उस राष्ट्र का जो सबसे सुप्रीमो है, यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष। तो किसी भी देश में शासन करने के लिए क्या होगा, एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है उस देश में शासन करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास कोई कानून होगा। बिना कानून के क्या आप किसी भी देश में शासन कर सकते नहीं। तो कानून कहने का मतलब क्या हो गया, आपका उस देश में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। जैसे भारत को जो आजादी मिली तो आपने पढ़ा कैबिनेट मिशन, उस कैबिनेट मिशन के थ्रू क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में उसमें आकर के जो बैठेंगे उसके लिए चुनाव किया गया, है ना। उसके बाद वहां पे आपने देखा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं हमारा भारत देश का संविधान का निर्माण होने में। तो ये जो संविधान का निर्माण हुआ, उस निर्माण में अभी आपको इस चैप्टर में मेनली बहुत सारे एक्ट को पढ़ने होते हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है। तो इनमें से एक आपको पढ़ना है 1935 का जो एक्ट है। इसका कहा जाता है ये जो कानून है, यानी ये जो एक्ट पढ़ रहा है ना, ये एक्ट कहाँ बनेगा, ये संसद में बन रहा होगा। कहाँ के संसद में, इंग्लैंड के संसद में, यानी ब्रिटेन के संसद में। तो कहा यह जाता है कि 1935 का जो एक्ट पारित हुआ था उसका 70% जो बातें हैं या फिर जो कानून है, हमने अपने देश जब हमारा जब संविधान तैयार होता, हमारे संविधान में
70% जो है इसी एक्ट से लिया गया। ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव हमारे संविधान में इस 1935 का एक्ट है। तो ये 1935 का एक्ट क्या है अभी छोड़ दीजिए, अभी पहले ये समझिए कि हमने आपको ये बताया कि अगर किसी भी देश में शासन करना है तो भाई उस देश का क्या होगा, एक शासक होगा, है ना, यानी सुप्रीमो होगा, राष्ट्र अध्यक्ष होगा। ठीक, अब राष्ट्र अध्यक्ष उस देश में शासन करने के लिए क्या चाहिए, उसके पास कानून होना चाहिए, यानी उस देश के पास क्या होना चाहिए, उस देश का संविधान होना चाहिए कि इस संविधान के तहत ही उस देश में क्या होगा, शासन चलेगा। अब देखिए ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है, अब ये राष्ट्र अध्यक्ष कैसे बनेगा, तो दो तरीके हैं राष्ट्र का अध्यक्ष बनने का। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष बन गया हूं, ठीक है, ये हो गया, मैं इंडिया का राष्ट्र अध्यक्ष बन गया। और एक देश है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड का कोई एक पर्सन है, मान के चलते हैं XYZ, कोई एक पर्सन है, पर्सन का नाम है जो क्या बना है, इंग्लैंड का राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि उस राष्ट्र का सुप्रीमो है ये अभी। अब जो इंग्लैंड का जो राष्ट्र अध्यक्ष बना है, इसकी जो प्रक्रिया है, यहाँ पे प्रक्रिया क्या है कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी इसका अगर पुत्र है या इसकी कोई पुत्री होगी तो इसके मरने के बाद उस इंग्लैंड का जो अगला राष्ट्र अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी का पुत्र या फिर इसी के पुत्री। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिस देश में होगी उसको हम क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, राजतंत्र। अभी रुकिएगा, राजतंत्र से सुनते ही ये माइंड में नहीं जाना चाहिए आपको कि वहां पर यानी कि उस देश में क्या है, लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे। इससे पहले यहां आ जाइए इंडिया में। इंडिया में जैसे मैं कि राष्ट्र अध्यक्ष मैं हूं, तो अब अगला जो राष्ट्र अध्यक्ष जो बनेगा, तो यहां पर देखिए भारत में क्या है, भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष जो बनेगा उसका क्या होगा, चुनाव, यानी कि उसका निर्वाचन होगा, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का जो अध्यक्ष यानी कि संविधान का जो सबसे सुप्रीमो यानी कि सर्वोच्च पद जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी कि अगर देखा जाए, अगर मुझे सुप्रीमो कहा जा रहा तो यानी कि हम कौन है अभी, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति, इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इनडायरेक्टली जनता इसमें भागीदारी लेती है। और इसका एक टेन्योर फिक्स होता है 5 साल के लिए। और इसमें क्या होगा, 5 साल के बाद इसी का पुत्र या इसी की पुत्री अगला राष्ट्र अध्यक्ष उस भारत देश का नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए क्या किया जाएगा, चुनाव प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, और यहां पर ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसको पूरा विशेषाधिकार नहीं होता, मतलब वो जो कह देंगे वही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां पर तो जो देश में यानी जिस देश का शासन व्यवस्था क्या है भाई, यानी उस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है, तो उस देश को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। तो पहले क्लियर करिए गणतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है, ये समझ पा रहे हैं। राजतंत्र मतलब ये है कि यहाँ पर जो उस देश में यानी कि इंग्लैंड में अगर देखा जाए, ठीक है, इंग्लैंड में क्या है भाई, राजतंत्र है। इसका मतलब ये है कि जो इसका राष्ट्र अध्यक्ष होगा, ठीक है, यानी उस देश का जो शासन करने वाला जो राजा है वो क्या होगा, वंशानुगत वो पद होगा, यानी इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र या उसके पुत्री या उसके भतीजे, ठीक है, वही क्या बनेगा, उस देश का अगला राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा। लेकिन जिस देश में बात किया जा रहा है गणतंत्र, यानी भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब ये है कि उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, चुनाव होगा उसका। यहाँ वंशानुगत सिस्टम नहीं चलती है। अब मैंने ये कहा कि जिस देश में राजतंत्र है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वहां लोकतंत्र नहीं है। अब देखिए इंग्लैंड में जो आपका राजतंत्र है उसको कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसका मतलब ये है कि जो राजतंत्र है वो ये कैसा राजतंत्र है, संविधान के तहत वहां पे काम चलेगी। मतलब ये राजतंत्र यानी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है वहां का, वो मान लीजिए कोई आदेश दिया, ठीक है, कोई कानून उन्होंने, जैसे कि यहाँ के जो महाराजा है या महारानी, उन्होंने आदेश दिया कि इतना प्रतिशत टैक्स लगना है सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को, तो पहले उस आदेश का क्या किया जाएगा, सदन में यानी कि संसद में क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, डिस्कशन। कहाँ पे, सदन में, यानी कि 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा में क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। अगर दोनों सदन अगर उसको पारित करती है
तब जाकर के राष्ट्र अध्यक्ष ने जो आदेश दिया है, ठीक है, जो आदेश दिया है उसको क्या किया जाएगा, उसको फिर कानून बनाया जाएगा। अगर उस आदेश को संसद यानी कि दोनों सदन ने क्या किया है, पारित नहीं किया है, तो वो आदेश कानून में नहीं कन्वर्ट होगा। क्लियर है? इसीलिए राज्य मतलब देश, ठीक है, जिस देश में राजतंत्र है, और कैसा राजतंत्र अगर है तो संवैधानिक राजतंत्र, यानी इंग्लैंड में क्या है आपका संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के राजा हो या इंग्लैंड की रानी, वो कुछ बोल दे, कुछ आदेश दे दे, तो वो कानून नहीं बन जाएगा जब तक कि वो आदेश संसद से यानी कि सदन से, दोनों हाउस से जब तक पास नहीं हो जाएगी तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो जिस देश में ऐसी शासन व्यवस्था है उसको हम क्या कहेंगे, संवैधानिक राजतंत्र। और जहां पर केवल राजा ने जो आदेश दे दिया है, ठीक है, वही कानून बन गया, तो उसे कहा जाता है निरंकुश राजतंत्र। जैसे कि किम जोंग के बारे नॉर्थ कोरिया में आपने सुना है, तो इनके पास ही पूरा अधिकार है, ठीक है, यहाँ कोई संसद या कोई सदन कोई चीजें चलती नहीं है। इन्होंने जो आदेश दे दिया, आज रात उठते 12 बजे इनका जो मूड में जो आया आदेश, वही चीज, अब ये हो गया राजतंत्र। लेकिन इंग्लैंड का जो राजतंत्र है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, ठीक है, उन्होंने जो आदेश दिया है उस आदेश का पहले क्या होगा, डिस्कशन होगा संसद के दोनों सदन में। जब तक कि उस दोनों सदन ने उस आदेश को पारित ना कर दे तब तक वो आदेश कानून में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां तक चीजें समझ में आती है कि ये इसीलिए समझा रहे ना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा चार्टर एक्ट, संसद से बिल पास हो रहा है, उसके बाद महारानी एलिजाबेथ साइन कर रही है, तो भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्योंकि जो हमें अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, भारत में किसने राज किया, किसने रूलिंग किया था, किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। इसलिए ब्रिटेन के जो संवैधानिक राजतंत्र उसको समझाना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं। देखिए एक चीज और समझिएगा, राजा का जो आदेश होता है, ठीक है ना, राजा का जो आदेश होता है उसे कहा जाता है चार्टर। इसलिए आप चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, यानी कि चार्टर एक्ट मतलब ये है कि ब्रिटेन के जो राजा है या ब्रिटेन की जो रानी है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या है, आदेश दिया है। अब उस आदेश को दिया है तो उस आदेश का पहले क्या हुआ, दोनों सदन में डिस्कशन हुआ होगा, जब उन्होंने पारित कर दिया है तब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है चार्टर एक्ट। यानी कि ये पारित हो जाने के बाद ये आदेश क्या बन गया है, ये चार्टर क्या बन गया, एक कानून बन गया, इसलिए इसको कहा जा रहा है चार्टर एक्ट। क्लियर है यहां तक कि नहीं, पहले ये बताइएगा भाई, ठीक है। तो चलिए, तो 1600 ईस्वी की बात है। देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने यूरोप पे कंपनी का आगमन मानी, यानी कि यूरोप से कई सारे देश क्या हुए थे, भारत आए थे व्यापार करने, जिसमें से आपको मैंने बताया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे। तो देखिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में संसद में क्या किया गया, ठीक है ना, ब्रिटेन में जो संसद में क्या किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया कि समुद्र मार्ग से हम लोग क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे, ठीक है, भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो सबसे पहले दोनों सदनों में इस पर विचार किया गया। दोनों सदनों में विचार होने के बाद जब ये पारित, यानी कि दोनों सदन से जब ये प्रस्ताव पारित हो गया, तब उस इंग्लैंड के जो महाराजा है या महारानी है, यानी 1600 ईस्वी के समय कौन है, थी महारानी, थी कौन, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। हस्ताक्षर करने के बाद अब ये क्या होगा, एक कानून बन जाएगा। यानी कि 1600 ईस्वी में संसद में क्या हुआ, एक बिल लाया गया। बिल ये लाया गया कि हम एक कंपनी का गठन कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको एक मोनोपोली मिलेगा 15 साल के लिए, ठीक है, 15 साल के लिए इसको क्या मिलेगा, एकाधिकार। एकाधिकार मतलब कि केवल और केवल यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो भारत के साथ, यानी कि समुद्र पार, समुद्र के मार्ग से भारत से और पूर्वी इंडिया, ऐसा बोला जाए ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, भारत हो चाहे इंडोनेशिया हो, वहां पे उधर जाकर के क्या कर सकती, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार होगी, वो क्या करेगी, ट्रेड करेगी। तो ऐसा बिल लाया गया और इस बिल को दोनों सदन में, ठीक है, दोनों सदन में क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। डिस्कशन करने के बाद जब ये पारित हुआ तब महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ ने उस पर क्या किया, सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के साथ ही अब ये क्या बन चुका है, एक महारानी की आदेश हो चुकी है, यानी इसी को कहा जाता है 1600 का चार्टर, ठीक है। 1600 का चार्टर अब आपको समझ में आ रहा है। 31 दिसंबर को इन्होंने साइन किया था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? ब्रिटेन एक राजतंत्र है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार संसद में पहले बिल आया, इस बिल में क्या रखी गई थी सारी बातें कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाएगा, क्योंकि यूरोप से बहुत सारे देश है ना, जैसे कि आपने देखा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत से ट्रेड कर रहा है, फ्रेंच कर रहा है, डच कर रहा है। तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भारत के साथ यानी कि समुद्री मार्ग से भारत के साथ ट्रेड करें। तो एक बिल लाया गया कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करेंगे, जिसको एक मोनोपोली दिया जाएगा 15 साल के लिए, ठीक है, कि वो क्या करेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो ये जब पारित हुआ तो महारानी एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर किया, तो इसके बाद ये क्या बन गया, एक एक्ट बन गया जिसको हम लोग कहते हैं 1600 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो फाइनली 31 दिसंबर 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर करते हुए ही। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर यह बात रखी गई कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, ठीक है, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहाँ पे यह बात रखा गया कि जो भी इस कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, मालिक कहने का मतलब कि शेयर होल्डर जो बनना चाहते हैं, ठीक है, उनको 500 पाउंड, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, और वो क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो जो लोग ने इसमें 500 पाउंड जमा किए वो क्या हो गए, एक प्रकार से इसके मालिक बन चुके हैं, यानी उसको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लक्ष्मीकांत में लिखा मिलेगा, समझ में नहीं आता रट लेते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। तो जितने भी लोग, अब जितने भी संख्या, कोई फिक्स संख्या नहीं है कि कितने लोग, अब आप जैसे कि आप 500 पाउंड जमा कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि आप शेयर मार्केट में क्या करते हैं, इन्फोसिस का आपने 4 शेयर 5 शेयर 8,000 रुपए, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए तो 10 शेयर, यानी कि अब आप उसके क्या बन चुके हैं, एक मालिक बन चुके हैं, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट हो करेगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा अब आपको, ठीक है, जितना आपने शेयर आपने लगाया है, या फिर अगर कंपनी को लॉस है तो आपको भी लॉस है। उसी प्रकार यहाँ कहा गया, ये क्राइटेरिया रखा गया कि एटलीस्ट कम से कम 500 पाउंड अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं या जमा करते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, यानी कि मालिकाना हक आपको मिल जाएगा उस कंपनी का। यानी आपको 15 साल के लिए एक मोनोपोली मिल जाएगा कि समुद्री मार्ग से भारत के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इसको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। और इसी कोर्ट ऑफ, मान लीजिए कि ऐसे 100 लोगों ने क्या किया, 500 पाउंड इन्वेस्ट किया, फिर और भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इसी 100 में से क्या किया जाता था, इस कंपनी को रेगुलेट, अब देखिए इस कंपनी को चलाना, ये कंपनी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, ट्रेड करेगी भारत में, ये सारा डिसीजन लेने के लिए ये 100 लोगों में से ही क्या किया जाता था, 24 लोगों को चुना जाता था, ठीक है, जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि निदेशक मंडल भी बोला जा सकता है हिंदी में, ठीक है, निदेशक मंडल। यानी ये जो 24 लोग कौन है, वही जो मालिकाना हक यानी जो शेयर होल्डर है उसी में से 24 लोगों को चुना जाता था, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहे जाते थे, और इसी में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, यानी चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, इस प्रकार से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा इसी 24 में से। और ये 24 लोग यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन रहे हैं, इनका काम क्या है कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में ट्रेड करेगी, किसको भेजना है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कंपनी के तरफ से भारत में जाएगी वो ट्रेड करेगी, कहाँ पे उनको अपना कारखाना स्थापित करना है, सारा ट्रेड करना है, सामान बेचना है, क्या किस तरह से प्राइस वगैरह, टैक्स वगैरह, ये सारा चीज, ये काम किसका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, 24 लोग, कहाँ से चुने जा रहे हैं, यही शेयर होल्डर से, और इनका जो कार्यकाल होता था कितना, 1 साल, यानी कि 1 ईयर, यानी हर साल क्या है भाई, चेंज होंगे ये 24 लोग, ये 24 को मौका मिला, फिर अगले 24 को, और यहाँ पे शेयर होल्डर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं भाई, अब जैसे इन्फोसिस में आज आपने लगाया, कल कोई और भी 1-2 शेयर खरीद ला, उसी प्रकार जो आ रहे हैं, तो इस प्रकार हर लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या मिले, सदस्यता मिले, इसलिए इसका कार्यकाल कितना रखा गया, 1 साल का कार्यकाल रखा गया। यहां तक समझ में आया, यानी अभी आपको 2 चीज समझ में आना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया क्या कि एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 31 दिसंबर, ठीक है, जिसका गठन कब हुआ, मैंने पहले कहा 12 बोल दिया क्या, 31 दिसंबर, ठीक है भाई, 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। इसका गठन कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1600 को। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, इसके लिए क्या है भाई, शेयर होल्डर लाए गए 500 पाउंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे, अब ये किस लिए गठन हुआ, ये कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, यानी कि जो मालिकाना हक बोल सकते हैं। और इसी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर से चुन करके कौन आते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, निदेशक मंडल। कितने होते थे, 24 लोगों का एक
ग्रुप बन रहा है डायरेक्टर का, जो इसी में से एक अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, और इसका कार्यकाल कितना होता था? 1 ईयर इसका टेन्योर होता है। ठीक है भाई, इसका काम क्या है समझ में आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम होगा, कैसे काम करेगी भारत में, कैसे ट्रेड करेगी, कौन भारत जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये सारा रेगुलेशन का काम ये कर रहे होते, और यहीं से चुन करके आ रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए भाई। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से अब एक चीज ये समझिए कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है या कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर, ये कहाँ है? भारत में नहीं है, ये लंदन में, इंग्लैंड में है। ठीक है, ये लोग कहाँ बैठ रहे हैं? लंदन में बैठ रहे हैं। ठीक है, कहाँ बैठ रहे हैं भाई? लंदन में बैठ रहे हैं। ठीक, तो अब देखिएगा, 2 चार्टर यानी कि 2 आदेश इंग्लैंड से जो राजा है वो वहां से पारित करेंगे। ठीक है, तो बोला जाता है एक 1700 का चार्टर और एक कहा जाता है 1726 का चार्टर। अब इसको समझिएगा बढ़िया से। देखिए हुआ क्या कि धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, 3 ऐसे प्रोविंस यानी कि 3 प्रांत, मैं आपको मैप में अगर दिखा पाऊँ तो देखिएगा। ठीक है, देखिए एक तो ये वाला क्षेत्र यानी मुंबई, ठीक है, और इधर हो गया एक आपका मद्रास, और ये हो गया आपका पूरा बंगाल। ठीक है, ये 3 क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मजबूत हो गई, इसलिए 1700 में एक चार्टर लाया गया। ठीक है, यानी आदेश आया इंग्लैंड से, जो राजा है रानी है वहां से आदेश, चार्टर मतलब राजा का आदेश। ठीक है, आदेश आया है इन तीनों क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे यह आदेश आएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई, इसको कहा जाता है 1700 का चार्टर एक्ट। और 1726 में फिर 26 साल के बाद एक और चार्टर भेजा गया कि इन देखिए ये जो 3 प्रोविंस, ये जो 3 प्रांत है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफी अच्छा, ट्रेड इनका चल रहा है, अच्छा इनका कारखाना इन्होंने स्टैब्लिशमेंट कर रखा है, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी काफी ज्यादा दूरी है। इसीलिए इसको यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है यहाँ से भेजेंगे क्या क्या भेजेंगे भाई, यहाँ से गवर्नर बना करके भेजेंगे। ठीक है, यानी कि 1726 में क्या हो रहा है, 1726 में जो चार्टर आ रहा है वो तीनों क्षेत्र में, ठीक है ना, एक बंगाल का गवर्नर बनेगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर होगा, और एक मद्रास का गवर्नर बना करके भेजा जाएगा, और एक आपका मुंबई का, ठीक है ना, यानी बंबई का गवर्नर बना करके भेजा जाएगा। और तीनों स्वतंत्र है, तीनों अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार क्या करेंगे, वहां पे कानून बनाएंगे, और कानून बना करके क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे। समझ में आया? यानी देखिए किस प्रकार से गवर्नर और गवर्नर जनरल फिर वाइसराय वाला जो पढ़ेंगे सिस्टम, उसको समझने का आप कोशिश करिए। ये जो क्या हुआ यहाँ पे 1700 में ये देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी, ये जो कंपनी थी, इनका जो व्यापार है ये 3 क्षेत्रों में काफी मजबूत हो चुका था, और इनकी स्थिति और ये क्षेत्र में देखा जाए एरिया वाइज को काफी बड़ा है। तो इस कारण इसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर एक गवर्नर भेजा जा रहा है, ये मद्रास, यहाँ पे भी एक गवर्नर भेजा जा रहा है, और यहाँ भी एक गवर्नर भेजा जा रहा है। इसको कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर, इसे कहा जाएगा मुंबई का गवर्नर, इसे कहा जाएगा मद्रास का गवर्नर। और ये तीनों गवर्नर क्या है, स्वतंत्र है, अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार क्या करेंगे भाई, व्यापार करेंगे। ठीक है, जो भी डिसीजन है वो डिसीजन लेकर के उस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, ट्रेड करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी बीच क्या होगा, देखिए इसी बीच जो 1757 में आपको पता है एक युद्ध होगा, कौन सा युद्ध है, पलासी का युद्ध। और इस पलासी के युद्ध के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये बंगाल का मतलब क्या है, आज का पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा बिहार यानी उड़ीसा भी इसमें है, और झारखंड भी है, और पूरा बांग्लादेश। यहाँ पे जो पलासी का जो युद्ध हुआ, इस पलासी के युद्ध में जो बंगाल का जो गवर्नर है वो क्या होता है, विजय होता है। किसको हराता है भाई, बंगाल के नवाब को। ठीक है, जो बंगाल के नवाब है उसको पराजित कर देता है। देखिए अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी तक 1757 से पूर्व तक क्या कर रही है, केवल और केवल ट्रेड कर रही है। ठीक है, व्यापार कर रही है, क्या कर रही है, व्यापार कर रही है। लेकिन 1757 के पलासी के युद्ध के बाद गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर बंगाल के नवाब को हरा दिया, जिसको क्या कहा गया है, पलासी का युद्ध। अब इसके बाद जो अगला नवाब जो बनेगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये बंगाल का गवर्नर डिसाइड कर रहा है। यानी कि जो कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर बंगाल का भेजा गया वो डिसाइड कर रहा है कि अगला बंगाल का नवाब कौन बनेगा। अब ये बंगाल का नवाब अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये नवाब हमारी बातें मानेगा कि नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। यानी कि 1757 के बाद अगर आप देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी,
अब वो ट्रेड करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी एंट्री ले लिया। मतलब कि अगला राजा कौन बन रहा है, यानी बंगाल का नवाब कौन बनेगा, वहां पे दीवानी जो भी हस्तक्षेप है वो करने लगे हैं, वित्त मामले देखने लग गए हैं। यानी कि जो गवर्नर है अब काफी अधिक पावरफुल हो चुका है कंपैरेटिवली मुंबई के गवर्नर से और मद्रास के गवर्नर से। ठीक है। और इसी के बाद 1757 के बाद आपको पता है 1764 में एक और युद्ध हो जाता है, बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में आपको पता है जो बंगाल का गवर्नर है तीन, एक तो आपका हो गया बंगाल का नवाब, एक हो गया अवध का नवाब और दिल्ली के बादशाह, तीनों को क्या कर देता है, पराजित करके 1765 में एक संधि करते हैं इनसे, इलाहाबाद की संधि। ठीक है। और ये इलाहाबाद की संधि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इस इलाहाबाद के संधि के दौरान जो पूरा बंगाल आप जो देख रहे हैं, इस पूरे बंगाल में जो बंगाल का जो गवर्नर है इनको क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है फ्री ट्रेड करने का। ठीक है। कि अब आपको जो बंगाल का नवाब है वहां पे आपको उनको क्या करना, टैक्स नहीं देना है, आप अपने मनमानी ढंग से कहीं भी कारखाना लगाइए, व्यापार करिए, कोई आपको टैक्स नहीं देना। बदले अब आप क्या करेंगे, टैक्स वसूली करने लगे ये बंगाल का गवर्नर। ठीक है। अब इस 1765 की इलाहाबाद के संधि के बाद इस बंगाल के गवर्नर को, जो यहाँ बंगाल का जो गवर्नर था, उनको काफी फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ देखिए, अब अगला नवाब जो बन रहा है ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये बंगाल का गवर्नर डिसाइड कर रहा है। ठीक है। वहां पे जो वित्त मामले हैं, कर जो लगाना है, और जो वहां के जो भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, मतलब कि अगर आपको कोई कार्य कराना तो ये, तो इसमें देखिए सबसे अधिक फायदा या फिर कहा जाए धन संपत्ति बहुत अधिक इकट्ठा कौन करने लग गया, यहाँ का गवर्नर, यानी कौन, बंगाल का गवर्नर। ठीक, कौन करने लग गया, बंगाल का गवर्नर। और ये बंगाल का जो गवर्नर आप देख रहे हैं ना, बहुत अधिक पावरफुल बन चुका था कंपैरेटिवली मुंबई के गवर्नर से और मद्रास के गवर्नर से। और ये फायदा किसको हो रहा, गवर्नर को हो रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं। यानी कि यहाँ से जो भी धन संपत्ति गवर्नर काफी, क्योंकि गवर्नर ने बहुत सारे चीजें को लूटा। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली भी लागू किया गया, फिर वारेन हेस्टिंग आएगा बंगाल का गवर्नर बनकर, जिसने द्वैध शासन को समाप्त किया। तो ये जो, क्योंकि देखिए संसद जो ब्रिटेन का जो संसद था उसने क्या किया था, इनको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट करने का जो उद्देश्य था उनका, क्या, ट्रेड करना उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और फिर इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके बाद ये जो बंगाल का गवर्नर है ट्रेड के अलावे अब ये पूरा प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में अब ये एंट्री कर चुका था। यानी कि अब इसका जो बंगाल का जो गवर्नर है ना, इसका दायरा बहुत बढ़ चुका था। और जो फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को होनी चाहिए थी वो फायदा कंपनी तक पहुंच नहीं पा रही थी, वो सारा का सारा फायदा बंगाल का गवर्नर ही ले रहा था। अब इसी को देखते हुए अब जैसा ऐसे समझिए कि घर में आपके फैन है भाई, ठंड के मौसम में फैन को क्या करना पड़ता है, स्पीड कम करना, रेगुलेटर है उसके लिए। इसीलिए इस गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए, इस बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाएगा। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट मतलब समझ में आ रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा होगा, जो बंगाल का जो गवर्नर है। ठीक है। क्योंकि जो फायदा कंपनी तक पहुंचनी चाहिए थे वो कंपनी तक पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है। क्योंकि और ये बहुत मनमानी ढंग से बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे बंगाल का गवर्नर कर रहा था। इसीलिए सबसे पहला एक्ट जो आपको पढ़ना है 1773 का, जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहां पे पारित हुआ होगा, संसद में। ठीक है। यानी ब्रिटेन के संसद में ये एक्ट क्योंकि वहां पे ब्रिटेन के संसद में ही ना ये पहले बिल आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने के लिए। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा ना हो करके जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए वो प्रॉफिट कौन रख ले रहा था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया भाई, उस बंगाल के गवर्नर को कंट्रोल में रखने के लिए एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट में क्या क्या लिखा गया उसको समझते हैं। देखिए, तो ये कहाँ पे पारित हुआ है, ब्रिटेन के संसद में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या रखा गया कि देखिए, पहला पॉइंट ये बोला गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि इसको कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। अब उसको क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो मद्रास एंड जो बम्बई के गवर्नर है, ठीक है, बम्बई के जो गवर्नर हैं वो जो होंगे इसके अधीन कार्य करेंगे। ठीक है ना, इसके अधीन कार्य करेंगे। मतलब ये अपने यानी कि मद्रास का जो गवर्नर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था
जो मुंबई के गवर्नर है चाहे मद्रास के गवर्नर, जो अभी तक स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार कोई भी कानून बनाकर डिसीजन ले रहे थे, अब ये ऐसा नहीं कर सकते थे। अब ये इसके अधीन होकर के कार्य करेंगे, यानी कि जब तक बंगाल का गवर्नर इनको परमिशन ना देते तब तक कोई कार्य ये नहीं कर सकते। तो पहला देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया कि बंगाल का जो गवर्नर है, तो बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। और मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है वो किसके अधीन आ जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को लगाम लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहा गया इस एक्ट में कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो पहले क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसकी क्या होगी, एक कार्यकारिणी परिषद होगी, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद मतलब कि इसके 4 लोगों की, ठीक है ना, 4 लोगों की क्या होगी भाई, कार्यकारिणी परिषद होगी। और ये 4 लोगों को कौन भेजेगा, लंदन से भेजे जाएंगे इनको, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 लोगों को भेजा जाएगा और ये 4 लोग कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे, ठीक है। ये इसके गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद कहलाएंगे, ठीक है, ये चारों लोग। और ये कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। और ये 4 लोग क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ये डिसीजन लेंगे और ये जो भी डिसीजन ले लिए, मान लीजिए बंगाल का गवर्नर जनरल ने कहा कि ऐसा ऐसा एक्ट लाना है या फिर इतना टैक्स लगाना या ये कानून बनाना है, तो पहले वो 4 लोगों की सहमति ली जाएगी। 4 में से अगर 3 बहुमत अगर मिल गया उस पर, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको फॉलो करेगा, ठीक। अगर मान के चलिए ऐसा हो जाए टाई अप, 2 वोट मिल जाए और 2 वोट ना में मिल जाए, नो में और यस में, तब इस केस में जो बंगाल का गवर्नर कहेगा वही उसको वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता था। जब वहां से लंदन से 4 लोगों की नियुक्ति कर दी गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके कार्यकारिणी परिषद होगी 4 लोगों की, और ये 4 लोग भारत में बैठेंगे। इनको कौन भेज रहा है, ये 4 लोगों को ब्रिटेन से भेजे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन के संसद से ये लोग यहाँ से 4 लोगों को भेजेंगे और ये 4 लोग पहले क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या अगला स्टेप लेना है कंपनी को या बंगाल के गवर्नर जनरल को। और ये जो भी प्रस्ताव लाते थे उस प्रस्ताव पे वोटिंग होता था, जिसपे बहुमत ज्यादा मिलता था, 4 लोगों में से 3 वोट जिसको मिल गया उसको क्या वही चीज को क्या किया जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फॉलो करना पड़ता था चुपचाप से, ठीक है। ये दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा क्या डिसीजन लिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, देखिए यहाँ परेशानी क्या आ रही थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे 24 लोगों की, इनका कार्यकाल कितना था, 1 साल का कार्यकाल था, ठीक है, 1 ईयर इनका कार्यकाल था। कहा गया इस एक्ट में कि इनका कार्यकाल जो है, जो 1 साल में रिटायरमेंट हो रहे हैं, अब इनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया, यानी कि हर 1 साल में 1/4, ठीक है ना, हर 1 साल में 1/4 सदस्य जो होंगे डायरेक्टर का रिटायरमेंट होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दिक्कतें आ रही थी कि जो 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे हर साल में रिटायर हो जा रहे थे, तो जो नए 24 लोग आते थे वो उनके पास अनुभव की कमी होती थी। इसलिए अगर 1/4 यानी कि 1/4 अगर रिटायरमेंट होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, यानी कि 24 का अगर 1/4 निकाल रहे, यानी कि 6 सदस्य क्या होंगे भाई, रिटायर्ड होंगे, यानी कि 6 नए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी डायरेक्टर बनेंगे, रेस्ट 18 जो है पुराने। तो पुराने और नए का एक कॉम्बिनेशन है, नए को सीखने में दिक्कत नहीं है, पुराने से चीज लोग सीखेंगे और फिर ये 6 रिटायर होंगे, 6 नए आएंगे तो ये फिर पुराने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, भारत में कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिसीजन ये लिया गया कि बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर है अब वो किसके अधीन कार्य करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। दूसरा ये डिसीजन लिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, बंगाल के जो है उनके अब एक कार्यकारिणी परिषद होगी 4 लोगों की, और ये 4 लोग कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे, ठीक है। देखिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कहाँ है भाई, लंदन में है। अब ब्रिटेन के संसद से 4 लोगों को भेजा जाएगा जो डिसीजन लिया लेंगे, ठीक है। ये अपने में एक प्रस्ताव लाएंगे, उस पर डिसीजन लिया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, और उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है जिस प्रस्ताव को, उस चीज को चुपचाप से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना होगा। तीसरा डिसीजन ये लिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसकी कार्यकाल की अवधि 4 साल बढ़ा दी गई 1 साल से, और 1/4 क्या किया जाएगा, रिटायरमेंट किया जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिसीजन लिया गया कि देखिए बंगाल में कहा गया कि क्योंकि बंगाल एरिया अब काफी अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र इनको मिल गया, और पूरे अधीन उनके अधीन आगे आ चुके थे, क्योंकि तीनों नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और आपका दिल्ली के बादशाह क्या हो चुके थे, हार चुके थे
बक्सर के युद्ध में। तो बंगाल में कहा गया कि न्यायपालिका को भी क्या है भाई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी, ठीक है, न्यायपालिका को भी। तो इसके लिए कहा गया कि भाई 1774 में बंगाल में यानी कलकत्ता में क्या किया गया, कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है ना, क्या की गई भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 1774 में, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भाई याद रखिएगा 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो बनेंगे उसका नाम याद रखना है लॉर्ड इलीजा इम्पे, ठीक है। और इसके अलावा 3 और जज हैं, तीनों जज का भी नाम आपसे पूछा गया है एग्जाम में। 3 अदर जज थे, कौन कौन, लॉर्ड हाइड था, ठीक है ना, लॉर्ड हाइड था। इसके बाद एक नाम है लॉर्ड चैम्बर्स, ठीक है, लॉर्ड चैम्बर्स, और एक नाम है लॉर्ड लिमनस्टर, ठीक है। ये नोट्स में सारा कुछ लिखा गया। 5वां, ये इस एक्ट में ये बात लिखा गया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी क्या है भाई, गिफ्ट नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है ना, यानी कि जो देखिए ये जो कार्यकारिणी परिषद में जो ये 4 लोग हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, कहाँ क्या भाई, ये जो 4 लोग होंगे, ठीक है, या फिर ये बंगाल का गवर्नर, ये क्या करेंगे, कोई भी ब्रिटिश अधिकारी भाई गिफ्ट नहीं लेंगे भारतीयों से, ठीक है, इसी एक्ट के तहत। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है, गिफ्ट नहीं लेंगे, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का। तो अब इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि जो मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है, ठीक है, ये मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो गए, इसके अधीन आ चुके हैं। इस कारण ये देखा गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल के अधीन ये आ गए, लेकिन ये मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर है ये क्या करने लगे, इनके बात नहीं मानने लगे, ठीक है। तो अभी समस्या के समाधान के लिए अगला एक्ट आएगा 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट, उस पर हम अभी आपको डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं, पूरा सिस्टम ये बताइएगा किस प्रकार से बंगाल, मद्रास और मुंबई वाला सिस्टम आया, ये आपको मैंने समझा दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ रहा। 5 प्रमुख पॉइंट याद रखना भाई, इसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर नोट्स में आ जाए तो पहले मैं नोट्स में भी आपको फटाफट देखिए वही सारी चीजें मैं आपको दिखा भी दूं, क्योंकि परेशान होंगे लिखने में आप, इसलिए मैं आपको टेंशन फ्री कर दूं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे देखिए सारा फैक्ट चीजें हैं, क्योंकि फैक्ट चीजें, कंसेप्चुअल चीजें मैं वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने नोट्स में लिख दिया। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञान स्तर फैक्चुअल चीजें नोट्स हो जाएगी, लेकिन एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन होंगे, वो जब आप पूरा क्लास को सुन रहे होंगे तभी बना पाएंगे। देखिए पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग आया उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का, तो आपको याद है जो भ्रष्टाचार, जो बंगाल का जो गवर्नर था काफी ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगा था, जो फायदा कंपनी को होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए कंपनी के जो भ्रष्टाचार जो देखने को मिला बंगाल के गवर्नर के द्वारा, उसको समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और भारत इंग्लैंड में कंपनी के शासन को नियंत्रित, किस प्रकार से कंपनी को नियंत्रित किया जाए भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, मेन उद्देश्य यही था रेगुलेटिंग एक्ट का। फिर नेक्स्ट ईस्ट इंडिया में मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडिया के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, इसके लिए 2 क्या किया गया, एक तो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि स्वत्वाधारी मंडल, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल कह सकते हैं आप इसको, इसका गठन किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर क्या है भाई, इनके मालिक होंगे यानी शेयर होल्डर, 500 पाउंड जो देंगे वो इनके शेयर होल्डर बनेंगे, और इसी से चुन करके 24 लोगों का एक निदेशक मंडल बनता था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है 24 सदस्य इसी इसमें चुने जाते थे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों परिषद कहाँ रहेगी भाई, इंग्लैंड में रहेगी। लेकिन जब इस एक्ट के तहत कार्यकारिणी परिषद की बात की गई, वो 4 लोगों की कार्यकारिणी परिषद कहाँ रहेगी, भारत में रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसी एक्ट के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मेंबर की जो अवधि थी 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया, यानी कि हर साल 1/4 सदस्य यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या होगा, अब रिटायरमेंट होगा, सारे लोग रिटायर्ड नहीं होंगे। इसी एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर के पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पावर को बढ़ाया गया, तो इसी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर से अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर अब इसके अधीन होकर के कार्य करेंगे। इसी एक्ट के तहत ये मैंने बता दिया गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए
पूछा जाएगा जो लास्ट बंगाल का गवर्नर, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, जब बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, इसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इनके पास लेटर आया इनके ऑफिस में कि अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं बल्कि अब आप क्या कहे जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो पूछा जाएगा लास्ट बंगाल का गवर्नर या फिर फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग होंगे, या फिर कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि जो 4 लोगों की कार्यकारिणी परिषद, जैसे कि भाई आप पढ़ते हैं ना प्रधानमंत्री एंड उसके मंत्री परिषद, ठीक है ना, तो ये क्या है, कार्यपालिका है। तो इस मंत्री परिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री, यानी कि कार्यपालिका का हेड कौन हो गया, मुख्य प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार राज्य में जैसे चीफ मिनिस्टर है तो उसका मंत्री परिषद है, यानी कि ये राज्य की कार्यपालिका हुई ना भाई। तो कार्यपालिका का हेड कौन हो गया, सीएम। क्यों, क्योंकि इस मंत्री परिषद का हेड सीएम होता है। उसी प्रकार जो 4 लोगों की जो कार्यकारिणी परिषद, उसका हेड कौन है भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये हालांकि बंगाल का गवर्नर जनरल स्वतंत्र नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए, ये कार्यकारिणी परिषद जो भी डिसाइड करेगी वोटिंग करने के बाद, वही कार्य बंगाल का गवर्नर जनरल करता है। ठीक है, अब और यही वारेन हेस्टिंग के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि बंगाल का द्वैध शासन का अंत किया था इसी ने। 1774 में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसके जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड इलीजा इम्पे थे, और इनके अलावे 3 अदर जजेस, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमिनिस्टर, ये भी याद रखना है आपको। इसी एक्ट में कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, और गवर्नर जनरल का एक कार्यकारी परिषद होंगे। मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो है उसका एक कार्यकारिणी परिषद होगी। कितने लोग होंगे इसमें, 4 सदस्य होंगे। ये कहाँ होंगे, अब इंडिया में रहेंगे। कहाँ से ये भेजे जाएंगे, संसद, ब्रिटेन के संसद से भेजे जाएंगे। इस कार्यकारिणी परिषद का हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल। वही यहाँ पे लिखा गया हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, देखिए हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, ये 4 सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसे ही गवर्नर जनरल लागू करता। तो क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कोई भी सवाल आएगा तब आपके छूटेंगे, बिल्कुल नहीं। अब अगला देखेंगे 1781 का पिट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधनात्मक अधिनियम, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ से आगे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए चीजें समझ में जब तक नहीं आएगी ना तब तक चीजें आप रटते रह जाएंगे, फैक्चुअल चीजें आप फिर भूलते भी रहेंगे। अगर इस प्रकार से अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो फिर बहुत कम चांस है कि आप चीजों को भूलेंगे, और कम समय में। अब इस वीडियो के बाद अब आपको चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, बस इस नोट्स को आपको रिवाइज कर लेना प्रिंट्स आउट करके। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक है। कोई भी डाउट है, कोई भी नोट्स लेना तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पेड होंगे नोट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।